नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था प्रिज्म और उससे न्यूनतम विचलन कोण की गणना, और आज अपने बात करने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। विक्षेपण का मतलब होता है विभाजित होना, डिवाइड होना, और वर्ण यानी कि रंग में। तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एक श्वेत प्रकाश किरण 7 अवयवी रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसके 7 मूल कलर होते हैं, जिसकी सीरीज विबग्योर होती है। यदि अपने श्वेत प्रकाश में 7 कलर का संयोजन देखें तो यह संयोजन होता है विबग्योर के हिसाब से, जहां पे वी का मतलब होता है वोयलेट यानी कि बैंगनी, आई का मतलब होता है इंडिगो यानी कि जामुनी, बी का मतलब होता है ब्लू यानी कि नीला, जी का मतलब होता है ग्रीन यानी कि हरा, वाई का मतलब होता है येलो यानी कि पीला, ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी कि नारंगी, और आर का मतलब होता है रेड यानी कि लाल। तो कुल मिलाकर के एक श्वेत प्रकाश जो होता है वो विबग्योर यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 रंगों से मिलके बना होता है। यदि अपने बात करें इसकी तरंग दैर्ध्य की, तो सबसे पहले जो अपने दिखाई दे रहा है वी यानी कि बैंगनी, बैंगनी की तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा का मान होता है इन सब में मिनिमम होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। जैसे जैसे आप V से R की ओर बढ़ते जाओगे, तरंग दैर्ध्य लगातार बढ़ती जाएगी, और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है वो लाल रंग की होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होगी, और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मिनिमम होती है। तो वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए हमने क्या किया कि अपने पास एक प्रिज्म है कुछ इस प्रकार से। यदि हम इस प्रिज्म के ऊपर एक श्वेत प्रकाश का आपतन करवाए, श्वेत प्रकाश किरण का हमने आपतन करवा दिया, ये अपने पास हो गई आपतित किरण। जब ये श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म पे आपतित होती है तो प्रिज्म इस प्रकाश किरण का अपवर्तन कर देता है। इस श्वेत प्रकाश किरण में, ये अपने पास श्वेत किरण है जो कि आपतित किरण है, एक इसमें 7 रंगों का समूह है, 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। जब ये 7 रंग एक साथ श्वेत प्रकाश किरण के रूप में प्रिज्म पर आपतित होते हैं तो ये 7 रंग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो एक रंग कुछ इस प्रकार से जाएगा, सेकंड, कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये 7 रंग है वो डिवाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहां से जब ये प्रकाश किरण पुनः अपवर्तित होकर निर्गत होंगी तो कुछ इस प्रकार का एक प्रतिरूप प्रदान करेंगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म के अंदर से आपतित होती हुई निर्गत होती है तो वह 7 मूल अवयवी रंगों में विभक्त प्राप्त होती है, और श्वेत प्रकाश किरण का अपने मूल अवयवी रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो 7 प्रकाश हमें मिलते हैं वो विबग्योर के हिसाब से मिलते हैं, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, जिसमें सबसे नीचे का जो कलर होता है वो वोयलेट होता है यानी कि बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि लाल प्रकाश किरण है उसका विचलन सबसे कम होगा। मतलब कि श्वेत प्रकाश किरण के मार्ग में यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधे इस प्रकार से जाने का प्रयत्न करती। श्वेत प्रकाश किरण में 7 कलर हैं, तो प्रिज्म न होने की कंडीशन में ये 7 ही रंग इस प्रकार से जाने का प्रयत्न करते, लेकिन प्रिज्म के कारण इसके अंदर जो लाल प्रकाश किरण थी वो इतने डिग्री कोण से विक्षेपित हो गई है, विचलित हो गई है।
तो ये तो विचलन कोण हो गया, विचलन कोण को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बात कर रहे हैं लाल प्रकाश किरण की, तो ये विचलन कोण है वो लाल रंग का हो गया, जिस कोण को हमने डेल आर नाम दे दिया। इसी प्रकार से नीचे वाली ये जो प्रकाश किरण है वो वोयलेट यानी कि बैंगनी है। तो बैंगनी रंग के लिए अपने विचलन कोण की बात करें तो ये कंप्लीट पूरा बड़ा जो कोण होगा ये बनेगा बैंगनी रंग के लिए विचलन, और इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे डेल वी नाम से। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि डेल आर का जो मान है वो डेल वी की तुलना में कम है। मतलब कि लाल प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण का मान कम है और वोयलेट यानी कि बैंगनी प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण का मान ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि लाल प्रकाश किरण का विचलन कम होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश का विचलन होता है वो अधिक होता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाल प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य होने के कारण ही लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसी प्रकार बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के कारण ही बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी रंग का जो यहाँ पे विचलन कोण होता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका विचलन कम होगा और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका विचलन अधिक होगा। तो बात करें वर्ण विक्षेपण के मूल कारण की, कि वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या होगा? तो जी मूल कारण विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य का भिन्न भिन्न होना है। 7 अवयवी मूल रंग है, प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है और अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण इस प्रिज्म के द्वारा प्रत्येक रंग की प्रकाश किरण का अलग अलग कोण पर विचलन हो जाता है। जैसे हमने देखा कि लाल रंग का विचलन कम है क्योंकि तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है, वोयलेट का विचलन अधिक है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इसी प्रकार आप अन्य की बात करोगे, जैसे मैं ऑरेंज यानी कि नारंगी की बात कर लूं और एक बात कर लूं रेड की, तो रेड और ऑरेंज में से रेड की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी क्योंकि रेड की तो मैक्सिमम होती है, उससे कम तरंग दैर्ध्य ऑरेंज की होगी। तो ऑरेंज की तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका विचलन ज्यादा होगा। ऑरेंज के लिए विचलन कोण ये सेकंड लाइन तक एंगल बन के आएगा, वो ऑरेंज के लिए विचलन कोण बन जाएगा। तो ऑरेंज के लिए विचलन कोण ज्यादा है रेड की तुलना में। कहने का मतलब प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है, अतः प्रत्येक रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अतः ये सभी प्रकाश किरणें हमें अलग अलग स्थानों पे प्राप्त होती हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश है वो अपने अवयवी मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका मूल कारण क्या हो गया? श्वेत प्रकाश में विद्यमान सभी अवयवी रंगों की भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि तरंग दैर्ध्य जिस रंग की ज्यादा होगी उसके लिए विचलन कम होगा और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए विचलन ज्यादा होता है। तो ये था अपने पास प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें हमें विबग्योर के अनुसार 7 अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे ये जो रंगों का समूह प्राप्त होता है, इस रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब श्वेत प्रकाश से जो अवयवी रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसके अंदर 7 रंग विद्यमान होते हैं, जिसका कलर का क्रम विबग्योर के अनुसार निर्धारित होता है। सबसे ऊपर का रंग रेड होगा और सबसे नीचे का रंग वोयलेट होगा। अब अपनी बात करते हैं कोणीय विक्षेपण थीटा की। कोणीय विक्षेपण थीटा
ओके, कोणीय विक्षेपण क्या होता है? अपने पास हमने जो एक स्ट्रक्चर ले रखा था प्रिज्म का कुछ इस प्रकार से, जिस पर हमने एक श्वेत प्रकाश किरण का आपतन करवाया, ये श्वेत प्रकाश हो गया। अब ये प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी मूल रंगों में विभक्त होगी कुछ इस प्रकार से। और ये निर्गत हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। तो नीचे वाला कलर है वो तो वॉयलेट होगा और टॉप मोस्ट का जो कलर होगा वो रेड होगा। यहाँ पे यदि श्वेत प्रकाश इनके मार्ग में प्रिज्म नहीं होता तो ये सातों कलर समूह के रूप में इस प्रकार से निर्गत होते। लेकिन जो रेड कलर है वो इतने डिग्री के साथ विचलित हो चुका है और इस विचलन कोण को अपने नाम दे देते हैं डेल आर। इसी प्रकार वॉयलेट कलर है वो इतने डिग्री कोण पे विचलित हो चुका है जिसको अपने नाम दे देंगे डेल वॉयलेट वी। ओके, बात करें कोणीय विक्षेपण की तो लाल रंग के लिए विचलन कोण जो कि डेल आर है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण जो कि डेल वी है। इन दोनों कोणीय विचलन का अंतराल ही कोणीय विक्षेपण थीटा कहलाता है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि बैंगनी रंग के लिए कोणीय विचलन का मान ज्यादा है, विचलन कोण का मान ज्यादा है, जबकि लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान कम है। तो कोणीय विक्षेपण की बात करोगे तो डेल वी और डेल आर का जो अंतराल होगा वही कोणीय विक्षेपण थीटा कहलाएगा। तो कोणीय विक्षेपण थीटा की अपने बात करें तो कोणीय विक्षेपण थीटा का सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा, डेल वी माइनस डेल आर। ये कोणीय विक्षेपण थीटा का सूत्र निकल के आएगा। अब डेल जो कि विचलन कोण है, विचलन कोण प्रिज्म में हमने समझा था और एक न्यूनतम विचलन कोण के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था कि डेल मिनिमम बराबर ए एन माइनस वन, जहां ए इस प्रिज्म का ये प्रिज्म कोण था या अपवर्तक कोण कह सकते हो, एन इस प्रिज्म यानी कि पदार्थ का अपवर्तनांक था। तो ये जो सूत्र हमने प्राप्त किया था वो श्वेत प्रकाश किरण के लिए था, केवल हमने श्वेत प्रकाश किरण की कल्पना की थी। इसी फॉर्मूले को आप किसी भी रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे ए प्रिज्म कोण हो गया या अपवर्तक कोण आप कह सकते हो, एन यहाँ पे इस पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। तो यदि आप इस विचलन कोण को आप देखते हो वॉयलेट कलर के लिए तो आप ऐसा लिखोगे कि विचलन कोण वॉयलेट कलर का इज इक्वल, यहाँ पे आएगा प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म कोण ए हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, किसी भी कलर का आप प्रकाश आपतित करवाइए यहाँ पे तो ए का मान है वो ए रहेगा। लेकिन अपवर्तनांक, इस पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे अपवर्तनांक आपको लिखना पड़ेगा वॉयलेट कलर का और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ कि एक ही पदार्थ अलग अलग रंग की प्रकाश किरणों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। जैसे आप जल के लिए जानते हो कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है, लेकिन ये जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग एक श्वेत प्रकाश किरण के लिए होता है। सातों रंगों का एक औसत जो अपवर्तनांक आता है वो मान होता है 1.33। लेकिन यदि आप अलग अलग कलर की बात करो, जैसे लाल प्रकाश किरण का आप जल पे आपतित करवाइए, बैंगनी रंग के प्रकाश का आप जल पे आपतन करवाइए, या पीले रंग का या नारंगी रंग का आप जल पे आपतन करवाइए, तो प्रत्येक कलर के लिए जल का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होगा। सबके लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 नहीं होता, वो केवल श्वेत प्रकाश के लिए होता है। या यूं कह सकते हो कि जो 7 रंग होते हैं उनके जितने जो भी अपवर्तनांक होंगे उनका एक औसत मान होता है। तो प्रत्येक माध्यम
अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। वो अपवर्तनांक कैसे होगा डिसाइड, किस प्रकार बनेगा, तो अपवर्तनांक डिपेंड करता है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पे। हम इससे पहले पिक्चर की क्लासों में ये पढ़ चुके हैं कि जो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यदि आप बढ़ा देते हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है, और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम कर देते हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाता है। मतलब कि एक ही माध्यम अलग अलग कलर के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे यदि बात करें रेड प्रकाश की और वोयलेट प्रकाश की, तो रेड के लिए अपवर्तनांक अलग होगा, वोयलेट के लिए अपवर्तनांक कुछ अलग होगा। कम किसके लिए होगा? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, अतः इसके लिए उस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा, जिसके कारण प्रकाश का विचलन कोण है वो भी कम होता है। वोयलेट के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निम्न होती है, अतः इसके लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा और इसका विचलन कोण भी अधिक होता है। तो आप वोयलेट के लिए इस डेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल V बराबर A एन वी माइनस 1। तो ये अपने पास नंबर 1 समीकरण है। और वोयलेट के लिए आप क्या लिखोगे? वोयलेट के लिए लिखोगे A एन वी माइनस 1, समीकरण नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार से आप रेड के लिए अप्लाई करो इस इक्वेशन को, तो रेड के लिए आप क्या लिखोगे? ए एन, और अब यहाँ पे अपवर्तनांक आएगा रेड प्रकाशीयन के लिए -1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो आपके पास डेल वी और डेल आर दोनों के मान आ गए। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दोगे तो समीकरण 1 से थीटा का मान कितना बनेगा? ए एन वी माइनस 1 माइनस ए एन आर माइनस 1। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ए तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा एन वी माइनस 1, माइनस का निशान है, माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल आएगा ए एन वी माइनस एन आर। और समीकरण नंबर 4 ये आपके लिए फाइनली थीटा का मान निकल के आ चुका है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि कोणीय विक्षेपण थीटा का जो मान होता है वो ए एन वी माइनस एन आर होता है। और विचलन कोण के पदों में बात करें तो बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण और लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण का अंतराल ही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद अपनी बात करते हैं विक्षेपण क्षमता की। कि विक्षेपण क्षमता क्या होगी। विक्षेपण क्षमता को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रकाश की विक्षेपण क्षमता इस प्रकार से आने वाली है। परिभाषा क्या बनेगी? ये यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? वो कोणीय विक्षेपण है। यदि अपनी V से लेके R तक मध्यवर्ती कलर की बात करें तो मध्यवर्ती कलर होता है पीला यानी कि येलो। मध्यवर्ती कलर का मतलब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य के आधार पे मध्यवर्ती कलर से है, यानी कि तरंग दैर्ध्य के आधार पे जो मध्यवर्ती कलर आता है वो पीला कलर आता है। तो विक्षेपण क्षमता किसे कहते हो? कोणीय विक्षेपण थीटा और मध्यवर्ती कलर मतलब पीले कलर के लिए विक्षेपण कोण का अनुपात विक्षेपण क्षमता कहलाता है। मतलब विक्षेपण क्षमता W बराबर क्या होता है? कोणीय विक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती कलर यानी कि पीले कलर का जो कोणीय विक्षेपण होता है या विक्षेपण कोण जिसको कहते हैं, जो कि डेल
वाई आप कह सकते हो, इन दोनों का अनुपात विक्षेपण क्षमता W कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, कोणीय विक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती रंग पीले रंग के लिए विक्षेपण कोण का अनुपात ही विक्षेपण क्षमता W कहलाता है। थीटा का मान आपके पास है, हमने अभी भी डेरिवेटिव किया था। थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान होगा a NV माइनस NR। इस सूत्र को आप याद रखोगे, यह सूत्र न्यूमेरिकल में काम आता है, बटे लैम्डा वाई। लैम्डा वाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या सॉरी डेल वाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल का अपने पास एक कॉमन सूत्र है कि डेल मिनिमम इज इक्वल ए एन माइनस वन। तो डेल वाई क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे जो अपवर्तनांक आएगा वो वाई यानी कि पीले रंग के लिए आएगा, एन वाई हो गया माइनस एक। तो डेल वाई के स्थान पे आप क्या लिखोगे, ए एन वाई माइनस एक। ए से ए हो गया कैंसिल, तो W यानी कि विक्षेपण क्षमता बन जाएगा एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। ये अपने पास विक्षेपण क्षमता का सूत्र निकल के आ चुका है। तो ये हो गया विक्षेपण क्षमता। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मूल कारण, कोणीय विक्षेपण थीटा और विक्षेपण क्षमता W। अब अपनी बात करने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। तो देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा। जब एक प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की उस पृष्ठ से टकराने के पश्चात परावर्तित भी हो सकती है और उसका कुछ भाग है वो उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित भी कर लिया जाता है। तो एक पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरण का यदि अपने आपतन करवाए कुछ इस प्रकार से, तो ये प्रकाश किरण का कुछ भाग तो वापस परावर्तित हो जाएगा उसी माध्यम में और कुछ भाग इसके द्वारा अवशोषित हो जाएगा। तो परावर्तन है वो कुल मिलाकर के दो प्रकार से हो सकता है। एक तो परावर्तन होता है नियमित परावर्तन यानी कि समतल पृष्ठ से, और एक परावर्तन होता है खुरदरे पृष्ठ से। तो यदि अपने बात करें इस पृष्ठ की, जिसको आप यहाँ पे कुछ ऐसे समझ सकते हो, एक प्रकाश किरण इस प्रकार आएगी, वो अपवर्तन के सॉरी परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और वो इस प्रकार से चली जाएगी। एक प्रकाश किरण जो इस प्रकार आएगी वो कुछ इस प्रकार से निर्गत हो जाएगी। एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे आई वो वापस चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से प्रकाश किरणें हैं वो हर संभव दिशाओं में परावर्तित होंगी। ये जो परिघटना होती है वो प्रकाश का अपकिरण कहलाता है। और यदि एक समतल पृष्ठ पे बात करें, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है कुछ ऐसे, तो ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से परावर्तित होगी। तो ये जो परिघटना है वो नियमित परावर्तन है, ये यहाँ पे नियमित परावर्तन होगा। और ये जो परिघटना होगी वो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो इसमें क्या हुआ, जो भी प्रकाश आपतित हुआ है इसी पृष्ठ पर, वो आपतन के पश्चात हर संभव दिशाओं में समान रूप से फैल चुका है। तो किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण का जब आपतन होता है तो वह हर संभव दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। इस परिघटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकीर्णन में एक्चुअली होता क्या है, प्रकीर्णन में सबसे पहले प्रकाश किरण उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषण के पश्चात वो प्रकाश किरण हर संभव दिशाओं में फैलती है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन में जो भी प्रकाश किरणें हैं वो हर संभव दिशाओं में समान रूप से फैलती है या वितरित होती है। ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब अपने पास एक छोटे आकार का कोई कण है, प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होगा ये डिपेंड करता है
कि जो भी प्रकाश आपतित हुआ है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है और जिस कण पे आपतित हुआ है उस कण का आकार क्या है। जैसे अपने पास एक छोटे आकार का कोई भी कण है, एक प्रकाश किरण इस प्रकार से गति कर रही है और एक अन्य प्रकाश किरण जो कि इस प्रकार से है। आप भली भांति जानते हो कि तरंग दैर्ध्य मिनिमम होती है बैंगनी रंग की और तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होती है लाल रंग की। तरंग दैर्ध्य भी आप जानते हो, दो सरंगों के मध्य की जो डिस्टेंस होगी वो तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये तरंग दैर्ध्य हो गई। इन दोनों तरंगों की आप तुलना करते हो तो इसमें तरंग दैर्ध्य है वो यहाँ एक पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट, इन दो पॉइंटों के बीच की तरंग दैर्ध्य हो गई। तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो मान लिया ये रेड प्रकाश किरण है। नीचे वाली रंग की तरंग दैर्ध्य कम है, मान लिया ये वॉयलेट कलर है। अपने पास एक छोटे आकार का अति सूक्ष्म आकार का कोई कण है और ये कण यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ये जो प्रकाश किरण है वो इस कण के ऊपर से निकल सकती है इससे बिना टकराए, लेकिन यहां इस वोयलेट कलर की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण ये प्रकाश किरण इस कण पे टकराएगी और कण पे टकराएगी और यहां से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। परंतु यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रकाश किरण इसकी कण के ऊपर से निकल रही है। तो यहाँ तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, यहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा, या फिर यदि होता है तो भी बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कम है तो अधिकतम संभावना होती है कि यहां से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा और ये प्रकाश किरण किसी अन्य दिशा में प्रकीर्णित हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, उसका स्कैटरिंग हो जाएगा। तो लैम्डा का मान यदि अधिकतम होगा तो प्रकीर्णन की संभावना सबसे कम होगी, यानी कि जो प्रकीर्णन की क्षमता होती है वो लैम्डा के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। लैम्डा मैक्सिमम होगा तो बहुत कम संभावना है कि प्रकीर्णन होगा, और लैम्डा यदि मिनिमम है, बहुत कम है तरंग दैर्ध्य का मान, तो यहाँ पे पूरी या फिर अधिकतम संभावना होती है कि प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन क्षमता ज्यादा होगी लैम्डा कम पे। तो लैम्डा कम है तो प्रकीर्णन क्षमता ज्यादा हो रही है, और लैम्डा यदि ज्यादा है तो प्रकीर्णन क्षमता है वो कम हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो प्रकीर्णन क्षमता होती है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके आधार पे रेले ने एक नियम दिया था जिसे हम रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। रेले का प्रकीर्णन नियम क्या था? रेले का प्रकीर्णन नियम यह था कि जो प्रकीर्णन क्षमता होगी वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार आपतित प्रकाश की प्रकीर्णन क्षमता उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप लैम्डा का मान आधा कर दो, लैम्डा बाई 2 कर दो, यानी कि 1/2 गुना कर दिया, 1/2 गुना करोगे 4 घात यदि अपने लगाए तो कुल मिलाकर के जो प्रकीर्णन क्षमता होगी वो 16 गुना बढ़ जाएगी। तरंग दैर्ध्य को आधा कर दिया तो उसकी प्रकीर्णन क्षमता 16 गुना बढ़ जाएगी। यदि हम प्रकीर्णन क्षमता को आधे से भी आधा कर दे, 1/4 भाग कर दे, तो इस 4 की घात 4 कर लो, उतना गुना प्रकीर्णन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी कि प्रकीर्णन क्षमता 256 गुना बढ़ जाती है।
तो रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णन क्षमता का मान हमेशा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था अपने पास प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यदि अपनी आवश्यक शर्त की बात करें तो अपने आप यहाँ पे साफ देख सकते हो कि इस कण का जो आकार होगा, जो ए होगा, साइज होगा, वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए। यानी कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यदि लैम्डा है तो इससे ज्यादा मान होना चाहिए कण के आकार का। लैम्डा इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए। इस कंडीशन में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। पूरी संभावना होगी या मैक्सिमम संभावना होगी कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाए। और यदि कण के आकार का मान आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम रह गया, उस केस में प्रकीर्णन की बहुत कम संभावना होती है, लगभग नगण्य संभावना होती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की शर्त की यदि अपने बात करें तो शर्त एक ही होगी और वो ये होगी कि आपतित प्रकाश के लिए जो कण का आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उस केस में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश की प्रकीर्णन जो क्षमता होती है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और रेले के अनुसार ये इसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये था अपने पास प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे प्रकीर्णन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाओं की। ओके, थैंक यू।